सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित नया रास्ता, जो कि आईसीएसई बोर्ड कक्षा 9 और 10 में पढ़ाई जाती है। बच्चों, जैसा कि आप लोग भी चिंतित होंगे कि परीक्षाएं आने वाली है और इस पुस्तक का अभी हमने सिर्फ 9 पार्ट पढ़ा है, कितनी जल्दी कैसे कंप्लीट होगा। मैं भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे आपके लिए पब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को अध्याय 10 पढ़ाऊंगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मीनू अपनी शादी से नाउम्मीद होकर आगे की पढ़ाई करने के लिए मेरठ चली जाती है। वो हीन भावना से तो ग्रसित है, लेकिन बहुत हिम्मती और दृढ़ निश्चयी लड़की है। और इसी क्रम में वो वकालत की पढ़ाई करती है। लेकिन जब वो अपनी सहेली की शादी में एक बार फिर से उस लड़के से मिलती है जिसने उसमें उम्मीद जगाई थी शादी के लिए, और फिर जाकर उसके परिवार वालों ने पैसों के लिए ठुकरा दिया था, तो फिर से उसका दर्द जो है, उसका घाव जो है रिसने लगता है, उसे तकलीफ होती है। और फिर माँ के पास भी ज़्यादा समय नहीं रुकती और वापस दोबारा से उसी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कि उसे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, ताकि समाज के सामने वो कमजोर ना हो, इस प्रण को दोहराते हुए वापस चली आती है मेरठ। देखते हैं उसके आगे। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना है। वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बात कर रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाया जाने वाला था, जो कि मीनू को वहां जाने के बाद पता चलता है। और उसने देखा कि सभी लड़कियां बहुत ज्यादा उत्साहित है और अपने अपने रोल के बारे में बात कर रही है। उस कार्यक्रम में सामूहिक यानी ग्रुप डांस, गीत, नाटक आदि सब कुछ होने वाला था, तो सब उसकी तैयारियां कर रहे थे। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने सहेलियों में यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए। सभी सहेलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एक बार मीनू ने अपनी सहेली से, माया से ऐसी बात करते हुए कह दिया था कि वो कथक नृत्य जानती है। तो जब वो नहीं थी तभी माया ने सभी सहेलियों से कहा ऐसा, और उसने प्रस्ताव रखा, अपना विचार रखा कि क्यों ना मीनू के द्वारा कथक नृत्य करवाया जाए। और इस विचार का सभी ने समर्थन किया, सभी ने अनुमोदन किया, सबने उसमें रुचि दिखाई, हामी भरी। यद्यपि मीनू ने कथक बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य के कार्यक्रम देती रहती थी, इसलिए अभी भी कथक काफी कुशलता पूर्वक कर लेती थी। मतलब कि उसका सीखना बहुत समय हो गया था, अभ्यास नहीं था, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करते रहती थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो कार्यक्रम में भाग लेती रहती थी। हमेशा उसने इस नृत्य में पुरस्कार लिए थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। यद्यपि मतलब यदि जोड़ अपी, इसका मतलब होता है हालांकि वो इन बातों में अब बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाई। इस समय उसके सामने एक ध्येय था। ध्येय मतलब उसका एक गोल था, एक लक्ष्य था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और उसकी मंजिल आप लोग जानते हैं कि क्या थी? एक सफल नारी बनना और उस मकाम पे पहुंचना जहां सब उसका सम्मान करे। और फिर अब नीलिमा के शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे, वहां भी वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी, और अब इस कार्यक्रम के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी लगातार। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वो पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। वो फिर से पुरानी यादों में खो जाती है और अपने उन दिनों को याद करती है जब उसने कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। कस्बा का मतलब होता है
जो गांव से बड़ा हो लेकिन शहर से छोटा हो, छोटे मोटे जहाँ पे छोटी मोटी सुविधाएं तो हों लेकिन सारी सुविधाएं शहरों के जैसे नहीं मिलते हों, तो उस कस्बे में उसको कथक के सिखाने के लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से वो सीख नहीं पा रही थी। उस दिन जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में कथक नृत्य का स्कूल खुल गया, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। पूरा लगातार उतने देर पैर का कथक की मुद्रा में चलाना पहले दिन छोटे बच्चे के लिए सच में कष्टप्रद हो सकता है और उसमें थोड़ा सा दर्द भी होता है। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया था, तो तकलीफ होते हुए भी, पैर में दर्द होते हुए भी उसने अपनी इंटरेस्ट के कारण, उसको पसंद था इसलिए वो लगातार अभ्यास करती रही थी पैर चलाने का। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि यह कैसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। आपने कथक देखा होगा बच्चों, उसमें ताल पर पैर पहले थिरकना सिखाया जाता है, फिर हाथ की मुद्राएं उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पैर के ताल जो होते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए जब वो पैर चलाती थी लगातार, तो वो दोनों भाई बहन उसके जो थे वो समझ नहीं पाते थे कि ये कैसा डांस है, कैसे नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाया जा रहा है, हाथ की कोई भूमिका नहीं है। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर व सही ढंग से चल रहे थे। जब दोबारा वो डांस क्लास जाती है दूसरे दिन, तो वहां पर फिर से तबले पर पैर चलाने के लिए गुरुजी ने कहा, और उस समय सिर्फ मीनू के पैर सही ताल पर और सही तरीके से चल रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अभ्यास किया था। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, और मुखरित होना मतलब सामने आना, नजर आना। तो वो जो भी कार्य करती थी उसमें उसका टैलेंट नजर आता था, दिखता था, सामने वाले उसकी तारीफ करते थे। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती थी, पूरे मन से करती थी। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में निपुण हो गई थी, यानी कि वो पारंगत हो गई थी, वो अच्छे से करने लग गई थी। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास बना रहा। निरंतर का मतलब लगातार। तो वो स्कूल के हर कार्य में पार्टिसिपेट करती थी, जिसकी वजह से वो ऐसे अलग से ना भी प्रैक्टिस करती हो, लेकिन उस स्कूल के कार्यक्रम की वजह से उसका अभ्यास बना रहता था। एक दिन की बात है कि जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी, उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। अभी तो स्कूल कॉलेज का वार्षिकोत्सव होना है, लेकिन जब वो स्कूल में थी 10वीं में, आप ही लोगों की कक्षा में, तब स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है, कितनी उमंग थी उसके हृदय में। उस समय जब उसकी शिक्षिका ने उसे कथक करने के लिए कहा तो बहुत ज्यादा खुश हुई थी, बहुत ज्यादा उमंग था, बहुत ज्यादा चाहत थी उसके दिल में, खुशियां हिलोरे भर रही थी कि उसे स्टेज पर, मंच पर नृत्य करने का मौका मिल रहा है। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी, तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा गया है। उमंग भरी वाणी में यानी कि खुशियों से, उत्साह से भरी हुई वाणी में, आवाज में उसने कहा था। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। जैसे आप लोग चिंतित हैं अपनी 10वीं की परीक्षा को लेकर, उसकी माँ ने भी उसे यही बात समझाया। हाँ माँ कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया।
जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। और जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था यानी प्रेजेंट करना था अपना प्रोग्राम, सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था, बहुत ज्यादा खुशी थी। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियां देखी थी। जड़ी के काम वाली हरे रंग की साड़ी उसे पसंद आई थी और उसने अपनी माँ की एक साड़ी पसंद की जो कि हरे रंग की थी और उसमें जरी का काम किया हुआ था। नृत्य के लिए सजी संवरी मीनू ने अपने को ऊपर से नीचे तक निहारा। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। उत्साह के साथ साथ उसके मन में एक डर भी था जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई जब उसका नाम पुकारा गया। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में और उस उल्लास के साथ वो नृत्य प्रस्तुत करने चली गई। नृत्य करते समय उसके पैरों के ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। जब वो डांस कर रही थी तो इतनी प्रोफेशनली कर रही थी कि उसके हर ताल और हाथों की थिरकन जो थी एकदम सही बैठ रहे थे और उसके नाजुक बदन जिस दिशा में वो चाहती थी उसको वो मोड़ लेती थी। ये सब होता है बहुत ज्यादा अभ्यास करने से। तो इसलिए लोगों को सबको बहुत पसंद आया और उसके नृत्य के बाद सबने उसकी प्रशंसा की। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट ने जब उसने स्पेशली उसकी प्रशंसा की तो उसे और भी ज्यादा खुशी हुई। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। और मुख्य अतिथि ने तो उसके नृत्य की तारीफ की ही थी, परंतु अध्यापिका ने उस मुख्य अतिथि के सामने उसका मान और बढ़ा दिया था ये कहकर कि ये लड़की हर चीज में कुशल है, सारे कार्य बहुत अच्छे से करती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। उत्तेजित मतलब एक्साइटेड होकर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो अपनी तारीफ से, उस पुरस्कार से, और खुश होकर अपनी माँ से वो लिपट गई थी। अभी वह अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर वह उसके पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। उसकी सहेली आई और उससे पूछने लगी कि शादी कैसा रहा। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। माया ने जनरल क्वेश्चन पूछा जो किसी के आने पे लोग पूछते हैं। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक ओर बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी उससे हंसी मजाक की बातें करती रही, फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह हाथ धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। दोनों सहेलियों ने थोड़ी देर हंसी मजाक की बातें की और फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफी चहल पहल रहती थी। सब लोग एक्साइटेड थे और सब लोग प्रैक्टिस करते रहते थे, तो काफी रौनक बनी हुई थी, चहल पहल बनी रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। कॉलेज में हर तरह के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। माया ने मीनू को बिल्कुल अभ्यास ना करते हुए देखकर यह सलाह दिया कि तुम्हें हालांकि बहुत अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार करके देख लो कि तुम्हारा अभ्यास अभी भी पूरा है या तुम्हें और अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी, फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला और हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। नृत्य का अभ्यास करने के लिए म्यूजिक तो होना चाहिए और कथक में
तबला पर ताल बहुत आवश्यक होता है, जिसकी वजह से वो हॉस्टल में नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पे कोई संगत देने वाला, उसके साथ बजाने वाला नहीं था। इसलिए उसने तय किया कि वो कॉलेज में ही प्रैक्टिस करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। आप लोगों को इसका अंदाजा जरूर होगा कि जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो कैसे पूरे स्कूल में हलचल मचा होता है। तो वैसे ही कुछ लोग तो भाग लेने वाले थे और कुछ बस इधर उधर टहल रहे थे उसमें उत्साहित होकर, तो इसलिए और भी ज्यादा चहल पहल था। यानी आज का दिन जो चल रहा था उसके दूसरे ही दिन सोमवार का दिन चल रहा था और मंगलवार को ही ये वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। हृदय गति मतलब दिल की धड़कन। तो मीनू जब अभ्यास कर रही थी कॉलेज में ही, तभी एक चपरासी ने आकर मीनू को एक टेलीग्राम दिया, तार दिया, जिसको देखते ही मीनू घबरा गई और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है, आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिया से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। वो डर गई। तार मतलब या टेलीग्राम का मतलब होता है कोई इमरजेंसी न्यूज हो। तो अभी तो कुछ दिन पहले वो गई थी, ऐसा इमरजेंसी न्यूज क्या हो सकता है, ये सोचकर उसके हाथ कांपने लगे कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कमसून, पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। दिल कांप जाना मतलब ये एक मुहावरा है, बहुत ज्यादा डर जाना। ऐसी क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? वो अंदाजा लगाने लगी, क्योंकि टेलीग्राम में विस्तार से कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम जो होता है उसमें बहुत डिटेल में लोग लिखते भी नहीं है, बस छोटे से वाक्य में जरूरी मैसेज भेज दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि पिताजी बीमार है, जल्दी आओ। इसलिए वो अंदाजा लगाने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा जो इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया जा रहा है। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता, कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहां से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब उस समाचार को पाकर वो एकदम से अपने हॉस्टल चली आई और वहां पे उसकी सहेली माया ने उसका चेहरा देखकर सोचा कि शायद इसकी तबीयत खराब है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? पैकिंग करते देखकर माया आश्चर्यचकित हो जाती है। मीनू ने रुआंसी आवाज में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। और मीनू ने रोती हुई सी आवाज में कहा कि टेलीग्राम आया है, मुझे शीघ्र ही जाना है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है, कल सुबह चली जाना, माया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव ना हो सकेगा, मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। रात के समय अकेले जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए माया ने उसे समझाते हुए कहा कि सुबह चले जाना। लेकिन मीनू वहां रुक नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसके लिए रुकना संभव ही नहीं था। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। पर यह कहने के बाद जब मीनू ने बाहर देखा तो देखा कि बाहर चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ और अभी उसे भी महसूस हुआ कि नहीं, अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। उसने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और पलंग पर लेट गई और वो मन मसोस कर रुक गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा।
काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी, जो उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। परतंत्र मतलब गुलाम। तो उसका मन इतना बेचैन हो रहा था अपने पिताजी से मिलने के लिए, वो इतनी ज्यादा बेचैन हो रही थी कि उसे लग रहा था कि काश उसके पंख होते तो वो उड़कर पहुंच जाती, अभी किसी का आशा नहीं देखना पड़ता। इस समय उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पक्षी है, उसे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया है और पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वो अपने पिता से मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए छटपटा रही है। बस उसे ऐसा लगा जैसे कि वो एक परतंत्र गुलाम पक्षी है और ये स्थिति देखकर, अपनी मजबूरी देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वो बेचैनी से करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। जब हमारा मन डरा होता है तब हम कुछ अच्छा सोच भी नहीं पाते हैं, हमारे मन में बुरे ख्याल ज्यादा आते हैं। तो वो रात भर बेचैन रही और सो नहीं पाई। रात भर करवटें बदलने का मतलब बेचैनी में इधर उधर पलटती रही, सो नहीं पाई। उसके मन में अच्छे बुरे कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। मस्तिष्क मतलब दिमाग होता है, और बुरी बुरी ख्याल आने से उसका मन और भी बेचैन हो जा रहा था। बस अब उसे इंतजार था कि सुबह हो और वो एक स्वतंत्र पक्षी की तरह, आजाद पक्षी की तरह उड़कर अपने घर जा सके, अपने पिता को देख सके। तो बच्चों, ये वीडियो भी मैं यहीं पे बंद करती हूँ और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ। और बच्चों, मैंने आप लोगों को त्रिपुर्णा ग्रुप ऑफ आर्ट्स के बारे में बताया था। शायद आप में से कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, रुचि भी रखते हैं। तो अगर आप रुचि रखते हैं तो मौका है और आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। घर बैठे नए स्किल को सीखने का मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय निकालें अपनी खुशी के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने नए स्किल के लिए। ये आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है और आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरी सलाह है ये, अगर आपको जचे तो ज़रूर इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।